भारत की एक ऐसी सभ्यता जहां महाभारतकालीन, बौद्धकालीन व मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, वो सभ्यता है बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता कहां पर है। तो बेराट सभ्यता है वो प्राचीन काल में विराट नगर था। विराट नगर एक जनपद था महाभारत काल में, और उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर। विराट नगर वर्तमान में जयपुर जिले में आता है। राजस्थान के जयपुर जिले में विराट नगर आता है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है। तो बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी का उद्गम है वो अर्जुन ने अपने तीर चलाकर किया था, इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है बाणगंगा नदी को। उसके बाद में हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता के बारे में कि सबसे पहले बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी। तो बेराट सभ्यता की जो खोज की थी वो 1936-37 में दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसका उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन या आप कह सकते हो सर्वेक्षण। इस सभ्यता का उत्खनन या सर्वेक्षण है वो 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। इन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन करवाया, यानी इसकी खुदाई करवाई। नीलरत्न बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने 1962 से 63 के बीच में, जबकि दयाराम साहनी ने 1936-37 में इस सभ्यता की खोज की थी। तो बेराट सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के विराट नगर जयपुर में है, और ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था महाभारत काल में। उसके बाद में इसके बारे में, विराट नगर के बारे में महाभारत के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। और बाणगंगा नदी के किनारे बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या तीर नदी या ताला नदी भी कहा जाता है। और इस सभ्यता के बारे में अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों, बेराट में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। एक बिज्जक की डूंगरी है या बिज्जक की पहाड़ी, दूसरी आ जाएगी महादेव डूंगरी या इसी का दूसरा नाम है गणेश डूंगरी, और तीसरी है भीम डूंगरी। भीम डूंगरी। तो 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनमें सबसे पहले जो बिज्जक की पहाड़ी है, इस बिज्जक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख खोजा गया। भाब्रू शिलालेख बिज्जक की पहाड़ी से खोजा गया था। और भाब्रू शिलालेख के बारे में हम देखते हैं तो ये मिला किस पहाड़ी से? बिज्जक की पहाड़ी से। दूसरी विशेषता, इसकी खोज किसने की? तो भाब्रू शिलालेख की जो खोज की थी वो की थी 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने इसकी खोज की। भाब्रू शिलालेख की 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने। उसके बाद में इसे 1840 में, यानी 3 साल बाद में, रॉयल एशियाटिक बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय के अंदर इसे रखा गया। उसमें कोलकाता कहलाता था, अब कलकत्ता कहलाता है। तो रॉयल एशियाटिक बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में इसे रखा गया 1840 में भाब्रू शिलालेख को। और वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कहां पर है? तो वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय के अंदर ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत ये अशोक का भाब्रू शिलालेख था। अशोक का भाब्रू शिलालेख, सम्राट अशोक जो मौर्य सम्राट थे उनका शिलालेख था। इसके अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर सबसे पहली है कि ये किस लिपि में लिखा गया है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दूसरी विशेषता, ब्राह्मी लिपि
क्या आप कह सकते हो इसी लिपि का दूसरा आप कह सकते हो बुस्टो पिजिन शैली में लिखा गया है। बुस्टो शैली, इस शैली के अंतर्गत इसे लिखा गया है। तो बुस्टो फिजन शैली, इस शैली के अंतर्गत इसे लिखा गया है ब्राह्मी शैली के अंदर। दूसरी विशेषता क्या है, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। दूसरी विशेषता क्या मिलती है कि अशोक कहाँ का सम्राट है, तो अशोक ने इसमें अपने को मगध का सम्राट बताया, यानी मगध का सम्राट बताया था, सम्राट स्वयं को अशोक ने। तीसरी विशेषता क्या बताई उसने बाबू शिलालेख के अंतर्गत, तो तीसरी विशेषता उसने ये बताई कि इसके अंदर उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गो हत्या पर प्रतिबंध। तो ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है कि सबसे प्राचीन ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंतर्गत गो हत्या पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने का उल्लेख मिलता है, तो अशोक का भाब्रू शिलालेख है। और इसी शिलालेख के अंतर्गत हमें दूसरी बात ये मिलती है कि इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिलते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। और उसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की शिलालेख मिलते हैं, तो अशोक के भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत मिलते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि 1871-72 के अंदर कालाइल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, कालाइल, उसने भीम की डूंगरी पर एक शिलालेख की खोज की। तो भीम की डूंगरी पर एक शिलालेख की खोज किसने की, 1871-72 में कालाइल नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने एक दूसरे शिलालेख की खोज की थी बेराट सभ्यता से। पहले शिलालेख की खोज बिज्जक की पहाड़ी से की थी, वो कैप्टन बर्ट ने की थी, और यह 1837 में की थी उसने, जो भाब्रू शिलालेख की खोज। और दूसरा 1871-72 में कालाइल ने, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने एक शिलालेख की खोज की थी। इसी भीम डूंगरी से भीमताल मिला है, भीमताल कह सकते हो या भीमतल भी बोल सकते हो, एक तालाब मिला है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान प्यास लगती है, तो भीम ने जमीन में या लात मारकर और इस तालाब का निर्माण किया था, जिसे भीमताल या भीमलत तालाब भी कहा जाता है। वो कहां पर है, वो भीम की डूंगरी के पास में है, और इसी डूंगरी पर भीम की गुफा भी स्थित है, जहां पर भीम की पूजा की जाती है। और इसी डूंगरी के ऊपर मानव आकार में हनुमान जी की मूर्ति भी स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद में यह जो बिज्जक की पहाड़ी है, उसके अंदर जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का एक किलेदार था, खंगारोत। उस खंगारोत ने क्या किया, यहाँ पर खुदाई की, और उस खुदाई के अंदर एक स्वर्ण मंजूषा मिली, स्वर्ण मंजूषा मिली, और उस स्वर्ण मंजूषा में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। तो ये सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में उनके किलेदार खंगारोत ने वहां पे खुदाई करवाई बिज्जक की पहाड़ी में, जहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली, और वहां पर बौद्धकालीन या वो भगवान बुद्ध की जो अस्थि मिली थी उनके, वो उसी के अंदर मिली थी, उस कलश के अंदर। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इसी बिज्जक की पहाड़ी में जब 1999 में खुदाई की गई, और 1999 में खुदाई के दौरान यहाँ पर कुछ चीजें मिलती है। कौन कौन सी वो चीजें मिलती है उनके बारे में हम देखते हैं। तो वो बिज्जक की पहाड़ी में 1999 में जो खुदाई के दौरान वस्तुएं मिलती है, उसके अंदर एक तो मिलता है आप गोल मंदिर, गोल मंदिर ये कहा जाता है कि भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष मिले। तो ये प्रश्न बहुत मोस्ट है कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष किस सभ्यता के अंदर मिले हैं, तो बेरान सभ्यता के अंदर मिले। बौद्धकालीन मंदिर मिला है, तो सर्वप्रथम मंदिर की खोज की गई है वो यहीं पे की गई है। दूसरी बात, यहाँ पर बौद्ध विहार मिले हैं, विहार जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, और बौद्धकालीन मठ मिले हैं, और ये जो बौद्ध मठ मिले हैं, ये कहा जाता है बौद्ध धर्म की हीनयान
शाखा से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा है उससे संबंधित है बौद्ध मठ। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में और यहाँ पर क्या क्या मिला उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर 36 मुद्राएं मिली है, चांदी की मुद्राएं मिली है 36, और वो किसकी है, वो चांदी की है, या चांदी के सिक्के मिले हैं 36, और वो 36 में से 8 सिक्के हैं वो पंचमारक सिक्के या आप कह सकते हो आहर सिक्के हैं, आहर सिक्के हैं। ये पंचमारक सिक्के वो भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों के अंतर्गत आते हैं। उनमें 8 तो इसमें मिले हैं, और ये सूती कपड़े के अंदर बंधे हुए थे, सूती कपड़े के अंदर ये मिले हैं। तो सूती कपड़े के अवशेष भी इसमें मिले हैं बेराट सभ्यता के अंतर्गत। और बाकी जो 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक से लिखी है, इंडो ग्रीक से लिखी है। बाकी की जो 28 मुद्राएं हैं वो, या आप कह सकते हो यूनानी शासकों की मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है, और ये मुद्राएं चांदी की मुद्राएं मिली है, ये भी याद रखना। तो 36 यहाँ पर मुद्राएं भी मिली है। यही इन मुद्राओं की दोस्तों जो लिपि है वो कौन सी मिली, तो ये मुद्राएं है वो शंख लिपि के अंतर्गत मिली है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 36 यहाँ पे चांदी की मुद्राएं मिली है, और प्राचीन मुद्राओं के अंतर्गत आती है सूती कपड़ा भी यहाँ पर मिला है। उसके बाद चीनी यात्री हवेनसांग भारत आया था। चीनी यात्री हवेनसांग 634 ईस्वी में सम्राट हर्ष के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री था हवेनसांग। इसकी क्या विशेषता है, ये चीनी यात्री था हवेनसांग, और हवेनसांग है वो यहाँ पर बेराट भी आता है, और बेराट के अंदर ये बौद्ध जो स्तूप थे वहां पर भी उसका वर्णन करता है अपनी पुस्तक शियोकी के अंदर। और बेराट को हवेनसांग है वो पार यात्र कहता है, पार यात्र वो कहता है। तो पार यात्र किसे कहा था, हवेनसांग ने बेराट को पार यात्र भी कहा था। अब हम देखते हैं तो हवेनसांग जो चीनी यात्री था वो भी बेराट आया था। बौद्ध कालीन स्तूप भी यहाँ पर मिले हैं। और इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर प्राचीन काल में जो शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र किसे कहा जाता है, जो गुफाओं पर या चट्टानों पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। और इसीलिए इसे प्राचीन काल में की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर पाषाण कालीन हथियार मिले हैं। तो पाषाण कालीन हथियारों का कारखाना कहलाता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि पत्थर के औजार मिले हैं यहाँ पर, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे पाषाण काल हथियारों का कारखाना कहते हैं। पाषाण काल हथियारों का कारखाना किसे कहते हैं, हथियारों का कारखाना। तो बेराट को पाषाण काल हथियारों का कारखाना भी कहा जाता है। यहाँ पर आदिम मानव के शिकार व कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो शिकार व कृषि के साक्ष्य भी कहां पर मिले, ये भी सब बेराट के अंतर्गत ही मिले। अब देखते हैं कि बेराट के अंदर पहाड़ियां हैं, तो वहां पर पत्थर होते हुए भी यहाँ पर जो भवन है वो किसके बने हुए थे, तो भवन है वो मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे, मिट्टी की ईंटों के भवन बने हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर काले व लाल रंग के मृत भांड भी मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले काले और लाल रंग के। और यहाँ पर एक बाला की मूर्ति भी मिली है, बाला की मूर्ति। और ये बाला की मूर्ति कहाँ पे मिली, तो ये भी बेराट में मिली है। दयाराम साहनी के अनुसार इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इस सभ्यता के पतन के बारे में दयाराम साहनी कहते हैं कि यहाँ पर हूण आक्रमणकारी था मिहिर कुल, और मीर कुल ने क्या किया, हूण आक्रमणकारी मीर कुल ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, यहाँ के बौद्ध भिक्षु की हत्या करवा दी। तो ये हो गई दोस्तों बेराट सभ्यता। जो बौद्ध कालीन अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित, और प्राचीन काल के बौद्ध मठ भी मिले हैं। सबसे प्राचीन यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष मिला है, भीमताल और ये मिले हैं। जबकि मौर्य कालीन यानी सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख भी यहाँ पर मिला है।